वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपके फिजिक्स का पेपर था वो निश्चित रूप से हम लोगों ने जो कंटेंट यहाँ पर डिस्कस किए थे उस कंटेंट में से ही लगभग पूरा पेपर आपके कवर हो गया था। और इसी क्रम में मैंने आपको ये भी बताया था कि चूंकि आने वाले दिनों में आपके मैथमेटिक्स का पेपर होगा तो उसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज़ भी मैंने अवेलेबल कराए थे। अब चूंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, उतना समय हमारे पास है भी नहीं, तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि एक दो लेक्चर आपके लिए इस प्रकार के और बना दूं जिनसे आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन और आसानी से आप सॉल्व कर सकें। हो सकता है कि इन लेक्चर में से एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाए या इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो इन दो लेक्चर को भी आप बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए, इन दो लेक्चर में क्या होगा कि बहुत टेक्निकल चीजें तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो मैं आपको बता दूंगा। उस पैटर्न को आप अपने क्या कीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर उसी पैटर्न का मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दिखे तो आप उसको आराम से वैसे डील कर सकते हो। तो 3-4 अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको देखना है। और जो टॉपिक हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे वो आपके डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल से संबंधित होंगे। जो एमडीसीयू की यूनिट 3 है, या इसको आप ऐसा कह सकते हो जो भी यूनिवर्सिटी हो इसमें वेक्टर कैलकुलस एज ए सब्जेक्ट है, उसमें ये सेम चीजें रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक आपके जो मैं अब ये क्वेश्चन कराऊंगा उसमें एक शब्द बार बार काम में आएगा, वो आप देखिए एक बार वो शब्द काम में आएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये एक शब्द है जो बार बार काम में आएगा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दिक् अवकलज। अब ये क्या है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उतना समय हमारे पास है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन पूछे तो उसको आप कैसे करोगे। जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या होगा कि आपको कोई एक सरफेस या कोई पृष्ठ दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पृष्ठ के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव या दिक् अवकलज का मान ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, मैंने यहां पर लिखा है, क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न का आएगा, आप क्वेश्चन को समझिएगा बस। अब उतना समय नहीं है, बस मेन चीज वो है। देखिए जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, बिंदु 1,2,0 पर ये कोई सरफेस है, फलन है, फलन का मतलब हो गया कोई सतह है, कोई पृष्ठ है। f इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप की दिशा में दिक् अवकलज ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए जो भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो एक पर्टिकुलर वेक्टर की दिशा में होता है। और होता क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव, किसी सरफेस पे किसी पॉइंट पर हम कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर वेक्टर की दिशा में। एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा, आप लोगों को मैंने जब ग्रेडियंट पढ़ाया था तो वहां पर हम लिखा था ग्रेडियंट एफ। ग्रेडियंट एफ बेसिकली होता क्या है, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को शो कर रहा है। अब देखो, अगर मैं ग्रेडियंट केवल एफ लिखता हूं तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो जो ग्रेडियंट एफ है, चूंकि ग्रेडियंट एफ जो होता है, यहां पर आप समझिए एक बार, जो ग्रेडियंट एफ होता है जिसको हम आप ऐसे भी लिखते हो डेल एफ, ठीक है ना, ये डेल ऑपरेटर है। तो डेल एफ की जो दिशा, चूंकि आपको पता है ग्रेडियंट एफ अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी दिशा भी होगी। तो ये याद रखना, इसकी दिशा हमेशा क्या होती है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की ही दिशा होती है। और एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की दिशा होती है, और इसका जो परिमाण होता है वो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही परिमाण होता है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या करेंगे, आपसे किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर की दिशा में पूछेंगे। तो यहां पर आपको क्या पूछा है, ये कोई एक वेक्टर दे दिया, इसकी दिशा में आपको क्या पूछा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मान पूछा है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, किसी न किसी पृष्ठ का या सतह का होगा। तो किस पृष्ठ का है, इस पृष्ठ का, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, और किस दिशा में, इस वेक्टर की दिशा में। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। जब कभी भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि किसी एक पर्टिकुलर पृष्ठ का किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर किसी एक पर्टिकुलर सदिश की दिशा में दिक् अवकलज का मान क्या होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी पृष्ठ दे रखा है उस पृष्ठ के लिए आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए, ग्रेडियंट एफ कैलकुलेट कर लीजिए। फिर जिस बिंदु पर पूछा है उस बिंदु पर ग्रेडियंट एफ का मान निकाल लीजिए, और फिर जिस सदिश की दिशा में पूछा है उसके साथ ग्रेडियंट एफ को क्या कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। वापस से यहां पर मैं आपको एक बार समझाता हूं। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं लिखता हूं, सबसे पहले आप निकालोगे डेल एफ, ये क्या कहलाता है, ग्रेडियंट एफ। फिर आप क्या करोगे, ग्रेडियंट एफ का मान निकालोगे जो भी बिंदु आपको दिया गया होगा उस बिंदु पर। फिर आप क्या करोगे, जो भी मान आएगा उस मान का आप क्या करोगे, जो भी वेक्टर, जैसे मान लो इस पूरे को मैं वेक्टर ए कहता हूं, तो उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसके अलोंग आप क्या करोगे, उसका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। तो ये जो राशि निकल करके आएगी वो इस सतह के इस बिंदु पर इस सदिश की दिशा में दिक् अवकलज को दर्शाएगी। क्वेश्चन का पैटर्न समझा आपने, करना क्या क्या है, सबसे पहले ग्रेडियंट एफ,
फिर जिस बिंदु पर पूछा है उस बिंदु पर ग्रेडियंट एफ का मान, और फिर जिस सदिश की दिशा में पूछा है उस सदिश का जो एकांक सदिश है। और एकांक सदिश हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है तो इसका एकांक सदिश क्या होगा, इसका एकांक सदिश होता है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वो आ जाएगा क्या, उसका यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश हम ऐसे ही निकालते हैं। तो अब हम इसको करने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे करेंगे, आप यहां पर एक बार देखिए बहुत ध्यान से। एक दो क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो एग्जाम में आपके पूछेंगे। अब मान कुछ चेंज हो सकता है लेकिन तरीका वही रहेगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आपको दिया गया क्या है, ये फलन दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको आप इजिकल टू 0 भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना, फलन का ये मान है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सबसे पहले ग्रेडियंट एफ, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो डेल एफ। तो डेल एफ क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये तो हो गया डेल ऑपरेटर, और बाहर जो भी फलन है वो फलन क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फलन का मान है। तो अब निकाल लेते, बहुत आसान है। तो ये पूरा का पूरा x के साथ होगा, तो देखो इस पूरे को आप x के साथ लिखोगे, इस पूरे को आप y के साथ लिखोगे, इस पूरे को आप z के साथ लिखोगे। तो जब x के साथ लिखोगे तो अवकलन में क्या क्या आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें एक का पद नहीं है, केवल इसमें होगा और इसमें होगा। फिर जब y के साथ करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे। z के साथ करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे। तो आप चाहो तो मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तीनों के साथ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसका करोगे तो क्या होगा, देखो आई कैप तो एज इट इज, इसका हो जाएगा आपका सिंपल सा वाई प्लस जेड, क्योंकि इसका एक्स एज इट इज, वाई एज इट इज एक्स का 1, जेड एज इट इज एक्स का 1 प्लस जे कैप, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस जेड प्लस के कैप, ये हो जाएगा आपका y प्लस एक्स। ये आपके पास मान आ गया। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया आपके ग्रेडियंट ऑफ f का। अब अगला काम आपको क्या करना है, ग्रेडियंट f जब निकल गया तो जिस पॉइंट पर आपसे पूछा जाए, यहां पर पॉइंट कौन सा दिया है 1,2,0, तो उस पॉइंट पर आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले ग्रेडियंट f का मान निकाल लीजिए। तो अब मैं अगला काम क्या करूंगा, जो ग्रेडियंट f मेरे पास आया है उसका मान मैं निकालूंगा 1,2,0। तो देखिए एक बार वापिस 1,2,0, यानी x का मान 1 रखिए, y का मान 2 रखिए, z का मान 0 रखिए। तो यहाँ पर y का मान 2, z का मान 0 दिए तो बचेगा केवल 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3। तो चलो कर देते हैं, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। एक बार वापिस से देख लीजिए, y प्लस जेड 2 प्लस 0 2, x प्लस जेड 1 प्लस 0 1 और y प्लस एक्स 1 प्लस 2 3, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, ग्रेडियंट f 1,2,0 पर ये मान आ गया। अब आपको जिस सदिश की दिशा में दिक् अवकलज पूछा जाए उस सदिश के लिए आप सबसे पहले क्या निकालिए, यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यहां पर आप लिखिए, एक मिनट सॉरी, आप लिखिए सदिश, सदिश क्या दे रखा है, सदिश आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2j प्लस के कैप, ये दे रखा है सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप की दिशा में सबसे पहले आप निकालिए एकांक सदिश। तो एकांक सदिश को हम लिखेंगे ए कैप, इसको अगर मान लीजिए आप वेक्टर ए कहते हो तो ए कैप वो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1। तो ये हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप अंडर रूट ऑफ 6। ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। अब आपको इस सदिश की दिशा में दिक् अवकलज निकालना है, तो जो ग्रेडियंट f निकाला है उसका इस सदिश के साथ क्या कर दीजिए, आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो बस अगली लाइन लिखिए, अतः सदिश a इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप की दिशा में दिक् अवकलज। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको आप लिखोगे ग्रेडियंट f डॉट ए कैप। और आपको पता है ग्रेडियंट f क्या, एक सदिश राशि है, इसलिए उसके साथ डॉट क्रॉस लग सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
तो अब ग्रेडियंट एफ का मान लिखिए, ग्रेडियंट एफ का मान क्या है, वो भी किस पर, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा है, 1, 2, 0, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3k कैप डॉट आई प्लस 2j प्लस के कैप अंडर रूट ऑफ 6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तो i का i के साथ तो 2 प्लस 3 अपॉन रूट 6, तो ये हो गया देखो 7 अपॉन रूट 6। देखिए एक बार क्या मान आ रहा है इसका, 2 प्लस जे प्लस 3k कैप, ठीक है, i प्लस 2j। इसमें मुझे लग रहा है हमने कहीं लिखने में कुछ गलती कर दी है, देखो एक बार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये क्या हो गया देखो, 3 प्लस 2 प्लस 6, सॉरी 3 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गया 7 अपॉन रूट 6। तो ये इसका मान आ गया दिक अवकलज का, ठीक है ना, दिक अवकलज का मान इस तरह से आ गया। तो ये पैटर्न है, बस अगर आपसे ये देखो वापस ध्यान सुन लीजिए, कोई पृष्ठ दिया हुआ होगा, उस पृष्ठ के लिए आपको क्या पूछेंगे, किसी एक सदिश की दिशा में दिक अवकलज का मान। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पृष्ठ के लिए आप ग्रेडियंट एफ निकाल लीजिए, फिर जिस पॉइंट पर पूछा है उस पॉइंट पर ग्रेडियंट एफ निकाल लीजिए, और फिर जिस सदिश की दिशा में पूछा है सबसे पहले तो उस सदिश के लिए आप एकांक सदिश लिखिए और फिर ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप कर दीजिए, जो फाइनल मान आएगा वो इस तरह का आएगा। तो आप इस पैटर्न को एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन और पैटर्न को, संख्या कुछ भी लिखे उससे आपके क्या फर्क पड़ना है, आपको तो मान निकालना है। तरीका आपको समझ में आ गया, क्योंकि आगे अभी हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सिर्फ पैटर्न ही समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम इन चीजों को फिजिकली विजुअलाइज कर पाए। जैसा कि हमने फिजिक्स के लेक्चर डाले तो हमने उन चीजों को समझने का प्रयास किया था, लेकिन यह प्रयास तो हम फिर भी समझने का कर रहे हैं, लेकिन उतना क्लियरिटी के साथ अब भी नहीं हो सकता, क्योंकि समय की हमारे पास लिमिटेशंस है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन आपके सामने और आएगा, देखो आपको क्या दिया गया है, 2 सरफेस दे दिए, 2 पृष्ठ या 2 सतह दे दी, एक ये और एक ये, और आपसे इन 2 सतहों के बीच का कोण पूछा जा रहा है। ठीक है ना, कोई भी 2 सरफेस, एक ये एक ये, इन दोनों के बीच का एंगल पूछ लिया, और एंगल भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जाएगा। तो एंगल आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखना, एंगल निकालने का बहुत सामान्य सा तरीका है। जब भी 2 सतह दी जाए तो दोनों ही सतहों के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले ग्रेडियंट का मान निकाल लीजिए, और फिर आप क्या करोगे, ग्रेडियंट का मान हम जैसे ही निकालेंगे तो आपको पता है, एक चीज आपको याद होगी कि कोई भी अगर 2 वेक्टर है, एक ए है एक बी है, और इनके बीच में एंगल अगर थीटा है, तो इनके बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा होता है आपका ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ये हम लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार से देखो, 2 सतह है, एक मान लीजिए एफ है और एक फाई है, तो सबसे पहले आप ग्रेडियंट एफ निकालोगे, फिर ग्रेडियंट फाई निकालोगे, उन दोनों का डॉट करोगे, उन दोनों के परिमाण लिखोगे, तो उन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। और आपको यह भी पता है कि ग्रेडियंट हमेशा क्या होती है, सदिश राशि होती है, तो उनके बीच में आप डॉट क्रॉस लगा सकते हो। तो सतहों के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उन दोनों ही सतहों के लिए सबसे पहले आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कीजिए, फिर ये फॉर्मूला लगाइए ए डॉट बी वाला, ए की जगह आ जाएगा ग्रेडियंट एफ और बी की जगह आ जाएगा ग्रेडियंट फाई, मैं अभी लिखूंगा पूरा, और फिर जिस पॉइंट पर पूछा जाए उस पॉइंट को अप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास उन सतहों का मान, उन सतहों के बीच के कोण का मान आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा, सतह मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो एफ, अब ये फलन ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इजिकल टू 0, हम फलन को ऐसे लिखते हैं। उसी प्रकार से ये जेड है, तो इसको आप कोई फलन फाई ले लीजिए, क्या ले लीजिए, फाई। तो फाई के लिए आप क्या लिखोगे, ये जेड अगर इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 इजिकल टू 0, एक ही बात है। ठीक है ना, इस तरह से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, सबसे पहले आप निकालोगे ग्रेडियंट एफ, जिसको आप ऐसे लिखते हो डेल एफ, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और एफ का मान क्या है, एफ का मान है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। तो अब मैं सीधा ही लिख देता हूं, देखो ग्रेडियंट एफ क्या आ जाएगा मेरे पास, ये तीनों इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो यहां पर तो केवल एक्स का होगा, तो ये हो जाएगा 2x आई कैप 2y जे कैप 2z के कैप, ये तो मेरे पास आ गया ग्रेडियंट एफ। फिर आप इसी प्रकार से निकालिए ग्रेडियंट फाई, तो ग्रेडियंट फाई में क्या करोगे आप, ग्रेडियंट फाई में चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड,
और फाई का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3। तो x का हो जाएगा यहाँ पर सिंपल सा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, फिर यहाँ सिंपल माइनस के कैप, क्योंकि जेड के सापेक्ष 1 होता है। तो ये मेरे पास ग्रेडियंट f आ गया और ये मेरे पास ग्रेडियंट फाई आ गया। अब इन दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिख देता हूँ, उसको भी आप नोट कर लीजिए। इसको मैं साफ कर देता हूँ, आप लिखिए यहाँ पर, यदि दोनों सतहों के बीच का कोण फाई हो तो आप एंगल कैसे लिखोगे, cos थीटा, वो होगा क्या हमेशा, वो होगा ग्रेडियंट f डॉट ग्रेडियंट फाई, यहाँ पर डॉट है ठीक है ना, और अपॉन में ग्रेडियंट f का मॉडुलस और अपॉन में ग्रेड फाई का मॉडुलस। तो चलो अब तो बहुत आसान है, हम आराम से निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट f आपके पास क्या है, ये रहा, क्या क्या है, 2 तो कम या लिख दीजिए 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप डॉट ग्रेड फाई, वो क्या है 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस के कैप, और अपॉन में, अब अपॉन में देखो यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, क्योंकि अब ऐसे ये मान निकलेगा नहीं। हम क्या करते हैं, क्योंकि आपको जिस पॉइंट पर पूछा है ना, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसको यहाँ ऐसा मत लिखिए, एक बार वापस आप समझिए। इसको ऐसा लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये ग्रेडियंट f और ग्रेडियंट फाई के मान हम इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं, ताकि हमारे पास मैग्नीट्यूड को निकालने में आसानी रहे, वरना वह x y का फैक्टर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आसानी से नहीं निकाल पाओगे। तो हम एक काम ये करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए ग्रेडियंट f किस पॉइंट पर, 2, -1, 2, तो ये रहा ग्रेडियंट f। तो 2 रखोगे तो क्या होगा, देखो 4 -2 और +4, तो ये लिख लीजिए 4 आई कैप -2 जे कैप प्लस 4 के कैप। उसी प्रकार से ग्रेडियंट फाई किस पर, 2, -1, 2 पर, तो ये हो गया 4 आई कैप -2 जे कैप और -2 के कैप। अब आपके लिए बहुत आसान है, अब आप सीधा cos थीटा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो cos थीटा कितना आ गया, इन दोनों को डॉट करो, अब इनको डॉट कीजिए, तो इनको डॉट करोगे तो क्या होगा, मैं एक बार लिख देता हूं, देखो 4 आई कैप -2 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट 4 आई -2 जे -2 के, और अपॉन में इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखो 16 + 4 + 16 इंटू इसका क्या हो जाएगा 16 + 4 + 4, ठीक है। तो अब देखो डॉट करोगे तो 4 और ये, तो ये हो गया 16, ये माइनस माइनस प्लस 4 और ये माइनस, ये हो गया आपका 8। आराम से आप देख लीजिए एक बार, ठीक है ना, इसको आराम से आप देखिए। यहाँ पर देखो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये जब हमने ग्रेडियंट फाई निकाला ना, तो ग्रेडियंट फाई में यहाँ पर जेड का फैक्टर नहीं है, केवल के कैप है। हमने यहाँ पर ये जो 2 है ना, उसका मान भी यहाँ 2 रख दिया, तो ये 2 है नहीं, ये ध्यान रखना आप, ये 2 नहीं है यहाँ पर, ये 2 नहीं है तो ये 2 भी नहीं आएगा, ये 2 नहीं है तो यहाँ पर केवल क्या आएगा 1 आएगा, और ये 4 और ये हो जाएगा -4। ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में कर दिया, आप कई बार हो जाता है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये तो आपके कितना हो गया, देखो 36, तो 6 और ये हो गया √21। तो अब इसको करते हैं, तो ये देखो 16/6 √21, तो यहाँ पर हो गया आपका 3 और 8, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 8 3 √21, ठीक है। इसको मैं कहाँ लिखना चाहूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसका फाइनल मान। तो फाइनल मान मेरे पास क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू आ गया 8/3 √21, और आप चाहो तो √21 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हो इस तरह से, √21/√21, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, cos थीटा इक्वल टू 8√21/21 और 63। तो ये फाइनली आपके पास एंगल आ गया। बस मैं देख लेता हूँ एक बार, इसका मान यही आ रहा है क्या, ठीक है, यही आ रहा है 8√21/63, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 8√21/63। तो इस तरह से आप इन सबको मान को निकाल सकते हो। तो एक्चुअल में करना क्या है,
कोई भी दो सरफेस है, ये देखो ये लिखने में हो सकता है मेरे से प्लस माइनस हो जाए, वो आप देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि कोई भी दो सरफेस है तो सबसे पहले उन सरफेस के लिए आप क्या निकाल लीजिए, ग्रेडियंट निकाल लीजिए, फिर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा उस पॉइंट पर ग्रेडियंट निकाल लीजिए, और एंगल थीटा है तो थीटा के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको काम में लेना है, ये फॉर्मूला आप जरूर लिखिएगा। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ये भी आपको करना है। अब एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है बिंदु 2,1 पर फलन के अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा एवं परिमाण ज्ञात कीजिए। तो याद रखना, जब भी हम अधिकतम दिक् अवकलज की बात करेंगे तो अधिकतम दिक् अवकलज के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी सतह दे रखी है उस सतह के लिए आप सीधा सीधा क्या निकाल लीजिए, ग्रेडियंट निकाल लीजिए। और किस पर, जिस बिंदु पर पूछा है। तो जो भी आप ग्रेडियंट निकालोगे वो हमेशा क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो उस वेक्टर क्वांटिटी की अपनी एक दिशा होगी, तो जो उसकी दिशा होगी वही आपके अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा होगी, ध्यान रखना। और जो उसका परिमाण होगा वही उस अधिकतम दिक् अवकलज का परिमाण होगा। ध्यान से आप एक इसको वापस रिकॉल कर लीजिए, मैंने क्या आपको कहा है, बस ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, दिशा क्या होगी और उसका परिमाण क्या होगा। क्योंकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या देखा था कि एक पृष्ठ था और उस पृष्ठ के लिए आपको क्या दे रखा था कि एक पर्टिकुलर सदिश की दिशा में आपको क्या पूछा, दिक् अवकलज पूछा था। यहां पर आपको पूछा अधिकतम दिक् अवकलज। तो जब सदिश की दिशा में पूछा जाए तो ग्रेडियंट निकाल करके उस सदिश के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, और अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम के लिए तो जो उस ग्रेडियंट की दिशा होगी वही उसकी दिशा होगी, और जो उस ग्रेडियंट का परिमाण होगा वही आपके अधिकतम दिक् अवकलज का क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। तो इस पैटर्न को जरूर आप समझिएगा, ठीक है ना। बस अब ये मैं विजुअलाइज आपको अभी नहीं करवा पाऊंगा, मैं सिर्फ आपसे यही अपेक्षा करूंगा आप सिर्फ पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए, उसकी फ्रेमिंग कीजिए, और जो मैं बोल रहा हूं कैसे करना है उसको नोट कर लीजिए। बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल जो मैंने आपको पहले सिखाया है उस वही निकालना है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, देखो सबसे पहले आपके फलन क्या दे रखा है, फलन दे रखा है आपको x² y z क्यूब। एक बार देख लेता हूं, यही फलन है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है लिखने में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। x² y z क्यूब 2 1, -1, ठीक है, ये फलन दे रखा है। तो सबसे पहले आप निकालोगे ग्रेडियंट f। तो ग्रेडियंट f क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट f हो जाएगा आपका i कैप डेल बाई डेल x प्लस j कैप डेल बाई डेल y प्लस k कैप डेल बाई डेल z, और ये मैंने फलन लिख दिया x² y z क्यूब। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो देखिए मैं अप्लाई कर देता हूं, तो ये i कैप इसको आप लिखोगे ऐसे डेल बाई डेल x² y z क्यूब प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y x² y z क्यूब प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z x² y z क्यूब। तो इसका जैसे ही आप करोगे तो ये i कैप, अब ये x के सापेक्ष करना है, तो y और z तो क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिंपल सा x का हो जाएगा 2x और ये y z क्यूब एज इट इज। देख लीजिए आप आराम से एक बार, x का हो जाएगा 2x और y और z क्यूब क्या रह जाएगा आपका, एज इट इज रह जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में आपको y के सापेक्ष करना है, तो ये j कैप y का y के सापेक्ष 1 और पीछे बच गया x² z क्यूब। उसी प्रकार से ये k कैप, इसमें आप z के सापेक्ष करोगे तो हो जाएगा देखो 3z² और ये x² y एज इट इज। अब आपको तो क्या करना है, इस ग्रेडियंट f का मान निकालना है किस पर, पर्टिकुलर पॉइंट 2, 1, -1 पर। तो x को 2 रखोगे तो देखो 2, ये 1 और ये -1, तो -1 का क्यूब माइनस ही होगा, तो ये आपका सिंपल सा हो जाएगा -4i कैप। फिर ये भी -1 हो जाएगा, ये -1 होगा और ये आपका 2, 4, तो ये हो गया -4j कैप, और ये प्लस ही रहेगा, x² है तो 2 का 4 हो गया और 4 × 3 12, तो ये हो गया 12k कैप। ये हमने मान निकाल लिया किसका, ग्रेडियंट f का, किस पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, -4i कैप -4j कैप प्लस 12k कैप। तो अब ध्यान रखना, आपसे पूछा है अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा, तो जो ग्रेडियंट f की दिशा है, ग्रेडियंट f की दिशा क्या है, यही दिशा है, -4i -4j प्लस 12k कैप। तो जो ग्रेडियंट f की दिशा है वही आपके अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा होगी। तो यहां पर आप लिख लीजिए, चलो मैं लिख देता हूं आपके, ठीक है ना, आप लिख लीजिए, अतः पॉइंट ले लीजिए, आप किस पॉइंट पर बात की, आप लिख लीजिए अतः 2, 1, -1 पर अधिकतम
दिक् अवकलज की दिशा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ग्रेडियंट निकाला है वो लिख दीजिए बस, -4i - 4j प्लस 12k, ये उसकी दिशा हो गई। और फिर तथा अधिकतम दिक् अवकलज का परिमाण। तो वो हमेशा क्या होता है, वो होता है जो ग्रेडियंट आपने निकाला है किस पर, पॉइंट पर, 2,1,1, इसका आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपके देखो √16 + 16 + 144। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या क्या कॉमन आएगा, क्या क्या होगा, और सिंपल सी जोड़ बाकी गुणा भाग है, उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो आप जैसे ही जोड़ोगे तो करके देख लीजिए इसका, आप ये सिंपल मैथमेटिक्स है, बुक में इसका आंसर इस तरह से दे रखा है, 4√11 ऐसा ही कुछ दे रखा है। हाँ 4√11 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके निकल जाएगा। ये है, इसका मान ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो पता क्या चल गया, अगर आपसे अधिकतम दिक् अवकलज पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा ग्रेडियंट निकालना है, उसकी जो दिशा है वो अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा होगी, और उसका जो परिमाण है वही आपके अधिकतम दिक् अवकलज का परिमाण होगा। और अगर किसी पर्टिकुलर वेक्टर की दिशा में अधिक अवकलज पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ग्रेडियंट तो निकालना है जिस पॉइंट पर पूछा जाए, लेकिन वहां पर केवल ग्रेडियंट नहीं, आपको ग्रेडियंट के साथ क्या करना पड़ेगा, जिस सदिश की दिशा में पूछा जा रहा है उस सदिश का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ करना पड़ेगा आपको डॉट प्रोडक्ट, तो वो निकल कर आ जाएगा उस पर्टिकुलर वेक्टर की दिशा में। तो इस लेक्चर में हमने 3 चीजें सीख ली। एक तो दिक् अवकलज हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। कैसा भी पैटर्न आए आप आराम से क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे। ध्यान ये रखना है कि जब भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो आपको हमेशा ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी काम में लेनी है। और दूसरा हमने देख लिया, कोई दो सरफेस है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले उन सरफेस के लिए ग्रेडियंट निकालिए और फिर जो cos थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया है वो आप अप्लाई कर दीजिए, तो आराम से एंगल निकल जाएगा। अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें और बची हुई है, उनको भी हम एक अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो ये 4-5 क्वेश्चन यहां पर है, मैं उम्मीद करता हूं इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।